हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। एंड आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 का लास्ट चैप्टर का लेवल 1 एंड लेवल 2 एमसीक्यू, दैट इज चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। अभी इस चैप्टर का भी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के सेशन में हम 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऐसे ही पैटर्न के एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा ईवीएस बेस्ड चैप्टर है। तो मैंने आपको क्लास 12 के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दिए। आज ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यूज। हर एक चैप्टर के मैं एक साथ लेवल 1 एंड लेवल 2 एमसीक्यू लेकर आने वाली हूँ, मतलब ज्यादा एमसीक्यू एक ही वीडियो में, ताकि आपकी क्लास 11 की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए। और लाइव सेशन तो ऑलरेडी चालू हो ही चुके हैं, तो जितना हो सके मैं उतना ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बीएससी नर्सिंग सीईटी का हॉल टिकट ऑलरेडी आ चुका है। आई होप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। सीईटी का भी एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हर बार की तरह आपको अपने सामने नोटबुक रखनी है। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा पहले आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर आपको वीडियो देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आज के सेशन में आपको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। The process of restoring a forest that once existed but it was destroyed or removed in past is called as dash। मतलब कोई ऐसा फॉरेस्ट जो पहले कभी हरा भरा था लेकिन पूरी तरीके से उजाड़ दिया गया और अब उस उजड़े हुए फॉरेस्ट को हम फिर से हरा भरा बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट रीफॉरेस्ट। और अब लास्ट में वापस उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर करना मतलब रिफॉरेस्टेशन करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, रिफॉरेस्टेशन मतलब रिस्टोरेशन ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर आप जंगल काट देते हो, सारे के सारे पेड़ उखाड़ देते हो, तो उसका क्या असर पड़ता है? CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास प्लांट्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। बायोडाइवर्सिटी कम होने लग जाती है, प्लांट्स की वैरायटी खत्म हो जाती है। बेचारे बर्ड्स को अपना नेस्ट बनाने के लिए झाड़ ही नहीं मिलता, तो बर्ड्स का पॉपुलेशन भी कम होने लग जाता है, फ्रूट्स का पॉपुलेशन कम हो जाता है। सॉइल इरोजन, सॉइल की क्वालिटी भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो लीफ नहीं गिरेंगे, लीफ अगर मर के नहीं गिरी तो वो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल नहीं होगा, तो सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड होने लग जाती है। तो ऑल ऑफ दीज हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ये देखो, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब होने लग जाता है, बायोडाइवर्सिटी हमारी डिफेक्ट हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो फॉरेस्ट हेलो हैज बीन सेट अप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो हेलो फॉरेस्ट ये स्कीम किस लिए स्टार्ट किया गया था? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? यस, इसका मोबाइल नंबर हेलो फॉरेस्ट का कुछ 1920 था, आई गेस। करेक्ट? बताओ हेलो फॉरेस्ट का हेल्पलाइन नंबर क्या था, नीचे कमेंट करो। और हेलो फॉरेस्ट किस लिए बनाया गया था, कौन से एरिया में, कहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, या कहाँ इलीगल प्लांट कटिंग हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हेलो फॉरेस्ट बनाया गया था, टू कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांटेशन। ये देखो हेलो फॉरेस्ट का हेल्पलाइन नंबर क्या है, नीचे कमेंट करो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करता है? हमारे अर्थ के बाहर जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है, जो छतरी है, वो किससे प्रोटेक्ट करती है हमको? ईविल नजरों से प्रोटेक्ट करती है क्या? नहीं, तो किससे प्रोटेक्ट करती है? यस, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स एक्सरे, यूवी रे, इंफ्रारेड। व्हाट डज इट एब्जॉर्ब? इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर में, एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये देखो, इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ। नेक्स्ट, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन इज प्रेजेंट? मैंने अभी जस्ट बोला, जस्ट मैंने बोला, ये देखो कौन से लेयर में प्रेजेंट है? यस, नीचे कमेंट करो, मैंने अभी आंसर बताया, तो इसको कमेंट करो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? जब जंगल काट दिया जाता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाते हैं, यानी मीथेन गैस, CO2, तो ये मीथेन गैसेस क्या करने लग जाते हैं? ये हीट एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स कम हो जाते हैं। व्हेन देयर इज लेस प्लांट तो CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ेगा तो हीट एब्जॉर्प्शन होगा,
तो बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग। अच्छा, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो पूछा है, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग को? CO2 बनाओ ही मत, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से हो रहा है? CO2 के वजह से हो रहा है, मीथेन गैस के वजह से हो रहा है। ये गैस कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम डीजल, पेट्रोल, लकड़ी जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, तो CO2 बनता है। अगर CO2 ही कम बनेगा तो हीट कम एब्जॉर्ब होगी, हीट कम एब्जॉर्ब होगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कम कर दें तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल। Which of the following adds methane to the atmosphere? मीथेन का डायरेक्ट सोर्स कहाँ से मिलता है हमको? यस, फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2 होता है, ये तो आग बुझाने के लिए यूज होते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब आप लकड़ी जलाते हो या पेट्रोल या डीजल जलाते हो तो उसमें से भी CO2 रिलीज होता है। AC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। मीथेन कहाँ से आता है आपके फेवरेट? बायोगैस। यस, बायोगैस कॉन्ट्रीब्यूट्स मीथेन। ये देखो, बायोगैस से मीथेन की वजह से ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन बढ़ा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is responsible for heating of Earth surface and atmosphere? अभी इसमें से कौन से रीजन की वजह से अर्थ का सरफेस हीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? मैंने अभी जस्ट बताया था, जब आप फॉसिल फ्यूल्स जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, पेट्रोल डीजल जलाते हो तो CO2 रिलीज होता है, मीथेन रिलीज होता है, ठीक है, जिसके वजह से हीट एब्जॉर्ब होता है, और हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? दीज गैसेस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड हैव बीन X rather than Y। अगर अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में होता। कितना नेगेटिव होता? अगर हमारे अर्थ पे बिल्कुल ही हीट नहीं होती तो हम सब ऐसे बर्फ के जैसे जमे हुए होते, तो हमारा टेम्परेचर कितना होता विदाउट ग्लोबल वार्मिंग? -18 डिग्री सेल्सियस। और एक्चुअली एवरेज टेम्परेचर कितना था स्टार्टिंग में? 15 डिग्रीज। ये देखो, हमारा अगर हमारे अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता रादर देन 15 डिग्री सेल्सियस। जब अर्थ प्रॉपर टेम्परेचर बनना स्टार्ट हुआ था तभी अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से, गैसेस के वजह से ये टेम्परेचर 15 से 16, 16 से 17 ऐसे बढ़ते 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 गया। ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स रिक्वायर हाउ मच ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स? एजिंग ऑफ लेक्स मतलब क्या होता है? लेक्स में जब न्यूट्रिएंट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से अलगे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके वजह से पानी के अंदर का फ्लोरा और फोना, फ्लोरा एंड फोना की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं कि हमारी लेक बेचारी बूढ़ी हो गई है। तो नेचुरली अगर हम लेक को बुढ़ा होने के लिए छोड़ेंगे तो कितना टाइम लगता है? इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये देखो, नेचुरल यूट्रिफिकेशन के लिए कितना टाइम लगता है? नेचुरल यूट्रिफिकेशन टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन हम अपने इंडस्ट्रीज से इतना सारा पोल्यूटेंट्स पानी में छोड़ते हैं कि ये प्रोसेस कुछ महीनों में ही या कुछ साल में ही हो जाता है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री से इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जाता है लेक्स में। तो नेचुरली ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, बट हमारे वजह से ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे ऐप पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की PDF लिस्ट अपलोड की है। ये PDF लिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। प्लस हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिया है, जिसमें हमने 200 MCQs प्रोवाइड किए। ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए। फ्री मटेरियल सेक्शन में क्लिक करके टेस्ट वाले फोल्डर में जाके आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। अगर ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको 2200 से भी ज्यादा MCQs प्रोवाइड किए हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड ट्रस्ट मी
इतना मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपका नर्सिंग एग्जाम भी अच्छा जाएगा और सीईटी एग्जाम तो 100% अच्छा जाएगा. जर तुम्हाला मॉक टेस्ट सोबत व्हिडिओ लेक्चर हवे असतील तर तुम्ही वरदान बॅच परचेस करा. जर फक्त मॉक टेस्ट हवं असेल तर तुम्ही मॉक टेस्ट परचेस करा. मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पीवाईक्यू बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है और सीईटी पैटर्न से हमने मॉक टेस्ट सेट किया है ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल की हो. मॉक टेस्ट परचेस करते वक्त अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. तो विच ऑफ द कंट्री कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन, बताओ कौन सी कंट्री के वजह, कंट्री क्या पढ़ रही हूँ मैं, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन. एक्चुअली मर्क्यूरी देखते ही मेरे दिमाग में जापान का मीनामाटा शहर आ जाता है, बट एनीवेज कौन से केमिकल की वजह से बायोमैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है. बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी केमिकल जब थोड़े से अमाउंट से बड़ा होते जाता है, जैसे समझो मैंने अपने खेत में फर्टिलाइजर छिड़का, अब वो फर्टिलाइजर बह के लेक में गया तो लेक के फिशेस ने उस फर्टिलाइजर को पिया तो फिश की बॉडी में वो फर्टिलाइजर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. अब उस छोटी फिश को बड़ी फिश खाएगी तो उसकी बॉडी में वो कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीफाई हो जाएगा. फिर बड़ी फिश से उसको कोई ईगल अगर खा लेगा तो उसकी बॉडी में वो मिनरल्स और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएंगे. तो छोटे अमाउंट से जब ये मिनरल मैग्नीफाई होते जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. और कौन से केमिकल्स की वजह से बायोमैग्निफिकेशन है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी एंड बिकॉज ऑफ डीडीटी. ये देखो कौन से कॉमनली सीन बायोमैग्नीफाइंग प्रोडक्ट्स हैं, डीडीटी एंड मर्क्यूरी, इनके वजह से हमको बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन वाटर इकोर्निया क्रैसिप्स. अभी देखो ये जो है ना, ये इस साल आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया था. यस, कौन सा ऐसा टर्म है जो हम इकोर्निया स्पीशीज को देते हैं. बेसिकली ये स्पीशीज अफ्रीका से लाई गई थी और ये स्पीशीज क्या करती है, ये पानी के ऊपर बहुत तेजी से ग्रो होती है. इस स्पीशीज को लाया गया था इंडिया में क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल पर्पल कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमको पता नहीं था इस खूबसूरती के पीछे इतना बड़ा रिस्क है. ये स्पीशीज पानी के ऊपर इतनी तेजी से ग्रो होती है कि पूरा का पूरा सनलाइट ये प्लांट के ऊपर ही ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हवा, लाइट, कुछ भी पानी के अंदर जा ही नहीं पाता और पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं बिना सनलाइट, बिना एयर के उनकी डेथ हो जाती है. तो ये स्पीशीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और आप जितना जल्दी स्पीशीज को काटोगे उससे डबल तेजी से ये स्पीशीज ग्रो होती है. तो इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल. सो वाटर इकोर्निया स्पीशीज टेरर ऑफ बंगाल. नेक्स्ट ये देखो दिया इधर पे, ओके यहाँ पे नाम दिया है वाटर ह्याकिंथ. तो वाटर ह्याकिंथ. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन डैश. अभी ये ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ईयर याद रखना है. नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब पास किया गया था, सॉइल पोल्यूशन एक्ट कब पास किया गया था, वाटर पोल्यूशन एक्ट कब पास किया गया था. तो वाटर पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन 1970. ओके, नेक्स्ट ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. ओके चलो देखते हैं. सेक्रेड ग्रूव्स. सेक्रेड ग्रूव्स मतलब जब हम बैनियन ट्री वगैरह की पूजा करते हैं, बेसिकली प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको कल्चरल वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं. तो सेक्रेड ग्रूव्स को हम कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके नेचुरल स्पेस में. तो सेक्रेड ग्रूव्स एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल आएगा कि इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल आएगा. दिस इज रॉन्ग, ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल आएगा. वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज हॉट स्पॉट्स. हमारे वर्ल्ड में टोटल 34 हॉट स्पॉट्स हैं. वर्ल्ड में 34 हॉट स्पॉट्स है जिसमें से इंडिया में 4 है, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, ऐसे इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स है. मेरे को बाकी 2 का नाम याद नहीं यार. देन सीड बैंक की अगर मैं बात करूँ, हाँ तीसरा हॉटस्पॉट है सुंदालैंड और चौथा कौन सा है अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा. सीड बैंक एग्जाम्पल क्या है इन सिटू कंजर्वेशन का, गलत. सीड बैंक मतलब क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज करना, मतलब लैब में हम सीड को प्रिजर्व करते हैं. तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. प्रोटेक्टेड कॉर्न वेराइटीज, मक्के की वेराइटीज जो है राही बाई पोपरे ने सेव की थी और ये हमको महाराष्ट्र में देखने मिलती, अहमदनगर में, नॉट इन मेघालय. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. वेस्टर्न घाट बिलोंग्स टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. हाँ देखो ये वाला रीजन याद नहीं आता मुझे, ईस्टर्न हिमालय. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देर आर हाउ मेनी नेशनल पार्क्स. इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है.
फिर उसमें से महाराष्ट्र में कितने नेशनल पार्क्स है, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सब दिया है चैप्टर नंबर 15। तो इंडिया में 90 नेशनल पार्क्स है, ये देखो इसी पैराग्राफ के नीचे दिया है। इंडिया में 90 नेशनल पार्क्स है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें से महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क और 11 सेंचुरी। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में क्या होता है, हम हमारा जो भी सीड है उस सीड को वेरी लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से। तो लिक्विड नाइट्रोजन कितने टेम्परेचर में स्टोरेज करने में हेल्प करता है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में हम कितना टेम्परेचर यूज करते हैं? यस, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड? ये देखो इधर दिया है इसका आंसर। हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, मैंने इधर बताया भी। हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स? आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक में 33 हॉटस्पॉट्स लिखा है। अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो तो उसमें 33 हॉटस्पॉट्स लिखा है, लेकिन न्यू टेक्स्ट बुक जो अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, इस साल जो अपडेट हुई थी, ई बाल भारती की वेबसाइट से नया वाला टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, उस न्यू टेक्स्ट बुक में दिया है कि हमारे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन अवर वर्ल्ड? कमेंट करो आंसर नीचे। नेक्स्ट, द टर्म इविल क्वार्टाट इज रिलेटेड विथ 4 मेजर कॉजेज ऑफ डैश। इविल क्वार्टाट जो रीजन है, ये रीजन मतलब इविल क्वार्टाट मतलब 4 रीजन, और ये 4 मेजर रीजन कौन कौन से थे? फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस, को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो ये जो भी हैं, ये जो 4 इविल रीजन है, ये 4 इविल रीजन किस लिए पढ़े थे हमने? क्या होता है अगर हम एनिमल से उनका घर छीन लेंगे, या किसी एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर किसी स्पीशीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, या किसी स्पीशीज का को एक्सटिंक्शन हो गया, तो इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। So 4 reasons are given for biodiversity losses. ये देखो, these are the reasons for biodiversity. Next question. The organization publishes the red list. मैंने आपको बोला था ये red data list के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसको रेड लिस्ट भी बोलते हैं, रेड डेटा बुक भी बोलते हैं। बेसिकली रेड डेटा बुक में हमारे नेचर में कितने ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स डेंजर में हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? IUCN। IUCN ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर। यस। नेक्स्ट, identify the factor which is not responsible for biodiversity loss. बताओ, देखो एलियन स्पीशीज इन्वेजन करोगे, कोई नया स्पीशीज अगर आप अपने एरिया में लेके आओगे तो उसके वजह से आपके एरिया के लोकल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो इसके वजह से बायोडाइवर्सिटी होगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। को एक्सटिंक्शन, एक साथ दो स्पीशीज गायब हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम झाड़ काट देंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन में अगर हम एनिमल्स को पिंजरे में प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, या हम सीड को सीड बैंक स्टोर करके रख रहे हैं, या नेशनल पार्क में हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो इससे बायोडाइवर्सिटी गायब नहीं होगी, इससे बायोडाइवर्सिटी बचेगी। तो दिस विल नॉट लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। What is the total number of species present on earth as calculated by Robert May? देखो कोई तो साइंटिस्ट आया था, उसने बोला था कि हमारे अर्थ पे 22 मिलियन स्पीशीज, किसी ने बोला 15 मिलियन स्पीशीज, लेकिन रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट नंबर दिया कि 22 मिलियन 15 मिलियन स्पीशीज नहीं है। बोलने को तो मैं भी बोल दूं मेरे सर पे 10 करोड़ बाल है, ठीक है, बुढ़ापे की वजह से वो बाल जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप ऐसे कुछ भी नंबर नहीं फेंक सकते, आपको एक एक्यूरेट एस्टिमेट नंबर बताना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो। तो रॉबर्ट मे ने हमको क्या बताया, कितने स्पीशीज है हमारे अर्थ पे? अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। नेक्स्ट, ये देखो रॉबर्ट मे ने क्या बताया, अप्रोक्सीमेटली हैव 7 मिलियन। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय व्हिच साइंटिस्ट, व्हिच नेचुरलिस्ट? यस, बताओ। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस कौन से नेचुरलिस्ट ने हमको दी थी?
पॉल एलरिक, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमको स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऐसा बताया था। डेविड टिलमैन ने हमको प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, मतलब जब तक प्रोडक्टिविटी स्टेबल रहेगा तब तक इकोसिस्टम स्टेबल है। रॉबर्ट मे ने हमको स्पीशीज का एस्टिमेट नंबर बताया था। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस की पॉल एलरिक ने, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस दैट सजेस्ट that higher biodiversity exhibited higher productivity and less year to year variations was carried out by, मैंने अभी जस्ट बताया प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस किसने दी थी। देखो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए। रॉबर्ट मे वाला क्वेश्चन आया, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आया, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी का हाइपोथेसिस क्वेश्चन आया। तो मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे ऐप पे जो मैंने आपको लिस्ट दी है साइंटिस्ट की पीडीएफ लिस्ट, वो लिस्ट प्लीज डाउनलोड करके उसको पढ़ो। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस किसने दी थी? यस, चलो नीचे कमेंट करो किसने दी थी प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ओके, अभी यहाँ पे हमको अलग अलग साइंटिस्ट, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग साइंटिस्ट का नाम और उनकी डिस्कवरी आपको मैच करने बोलते हैं। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस की पॉल एलरिक ने, तो ए का आंसर आएगा 1, ये कट कर दो। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ओके, सो सी का आंसर आएगा 3, यहाँ पे सी का आंसर 3 है, बाकी कहीं पे नहीं है। तो योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, डेविड टिलमैन, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ना, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इधर 1 और 1 दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये मुझसे टाइप करते टाइम गलत हो गया होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, चलो, हो जाता है कभी कभी, हमसे भी टाइप करते करते गलती हो जाती है। एक तो ये चैप्टर वैसे भी लास्ट चैप्टर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस एंड हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट पूछा है, गैसियस पॉल्यूटेंट नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें से पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट कौन सा हो सकता है? हेवी मेटल्स हो सकता है, ये गैस में आता है, सो ये नहीं आएगा। स्मॉग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, स्मोक, पेस्टिसाइड्स, क्या क्या आएगा बताओ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या क्या आएगा इसमें पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में? यस, हेवी मेटल्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, पर्टिकुलर ये वाला पेस्टिसाइड्स है, दिस इज पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, दिस इज पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। देन स्मोक, स्मॉग, आई थिंक स्मॉग आएगा क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, 4 हो गए। और क्या आ सकता है इसमें? ये देखो इधर दिया है, हाँ स्मोक भी आएगा, दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। बाकी अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है, ऑल दीज आर गैसेस, तो बाकी सब पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में आएगा, करेक्ट। तो ऐसे कोने कोपचे में जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ओके, चलो देखते हैं। टाइगर रिजर्व्स, कान्हा फॉरेस्ट, इन सिटू कंजर्वेशन, तो ए का आंसर आएगा 4, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में ए है। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब नेचुरल एरिया में एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, उनके खुद के घर में। तो ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब उनको उनके घर में प्रोटेक्ट करना, तो बी का आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सब जगह बी का आंसर गलत है। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब एनिमल्स को उनके नेचुरल घर से दूर लेके जाके उनको प्रोटेक्ट करना, तो ऑफ साइट कंजर्वेशन, सी का आंसर आएगा 2। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? जहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने मिलती है, डी का आंसर आएगा 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम, ऐसे मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, बिश्नोई कम्युनिटी कहाँ देखने मिली थी हमको, या क्या हुआ था? बिश्नोई कम्युनिटी की वजह से चिपकू मूवमेंट हुआ था। प्रधानमंत्री योजना फर्स्ट में
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था कनाडा में? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो बी का आंसर आएगा 3 और सी का आंसर आएगा 2। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। स्नो ब्लाइंडनेस से क्या, स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? यूवीबी रेडिएशन के वजह। और बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान, चिपको मूवमेंट का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट, which of the following statements are correct? There are working eco-san toilets in many areas of Kerala and Sri Lanka. Correct. Municipal solid waste are waste from homes, office, stores, school, hospitals. Okay, correct. In a sanitary landfill, which of the following statements are correct? In a sanitary landfill, waste are dumped in depression or trench after compaction. किसी भी खड्डे में हम कचरा फेंकने से पहले उस कचरे को पूरा दबा देते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ये देखो इकोसान टॉयलेट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, देन म्यूनिसिपल वेस्ट में ये सारे वेस्ट आते हैं, एंड सैनिटरी लैंडफिल्स को हम दबा के खड्डे में फेंक देते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर डैश। एक सीबीडी एक्ट है और एक बीडी एक्ट है। सीबीडी एक्ट कुछ 1992 में किया गया था। सीबीडी एक्ट के बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था? यस, बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2002। ये देखो सीबीडी एक्ट के साथ बायोडाइवर्सिटी एक्ट लिया गया था। ओके, नेक्स्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, योर फेवरेट पैटर्न। Sacred groves are found in Khasi and Jainta hills of dash, Aravalli hills of dash and Western Ghats region of dash. तो कौन सा सेक्रेड ग्रुप कहाँ मिलता है? खासी एंड जैंता हिल्स किधर आया ये? मेघालय में। खासी एंड जैंता हिल्स मेघालय, 1 का आंसर। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में, अरावली हिल्स। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये करेक्ट है। तो राजस्थान, हाँ, अरावली हिल्स राजस्थान। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। ये देखो खासी एंड जैंता हिल्स इन मेघालय, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स, एंड अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड बस्तर। मेरे दिमाग में बस्तर था, ठीक है। चलो, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको मेरे साथ एमसीक्यू सेशन सॉल्व करके मजा आया होगा। क्लास 12 के पूरे चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए हैं। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड करके पढ़ना चालू करो। हमने आपको जो फ्री मॉक टेस्ट दिया है, ये मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ। मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट कोर्स परचेस करो। कोर्स परचेस करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करो। जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज बेस्ड है, ओके। और अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फ्री एमसीक्यू सीरीज फॉलो करो, लेकिन प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट करो। क्लास 12 के सारे चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11th के 4 चैप्टर के एमसीक्यूज। और अगर आपको ये एमसीक्यू सेशन जल्दी जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम शेयर्स मिलने चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, उनको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि लाइव सेशंस हमारे चालू हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग लाइव सेशंस हो रहे हैं। आपको बस लेक्चर को अटेंड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस फ्री में पूरा सीईटी का तैयारी हो रहा है। So I will see you in our live sessions. All the best for your preparation. Take care. Thank you.